प्रैक्टिस सेट 6। क्वेश्चन नंबर 41। एक लैंप में 12 लीटर तेल 1 घंटे में जल जाती है। यदि लैंप एक दिन में 4 घंटे जलाया जाए तो बताओ एक साधारण वर्ष में कितना तेल खर्च होगा। ठीक है, क्या बोला है कि 1 घंटा में 12 लीटर तेल खपत होता है। ठीक, और बता रहा है कि एक दिन में 4 घंटा जलाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 1 घंटा में 12 लीटर, तो 4 घंटा में कितना हो गया? 48 लीटर, 48 लीटर। अब यहाँ पर कितना दिन तक चलाया जा रहा है? एक साधारण वर्ष तक तेल खर्च किया जा रहा है। तो एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? हाँ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो 48 लीटर आया है 4 घंटे में खपत हो रहा है, और 4 घंटा जलाया जा रहा है एक दिन में। कितना दिन में? एक दिन में। तो एक दिन में इतना तेल खर्च हो रहा है। ठीक, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। 365 से हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17520 लीटर। ठीक, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, रफ कार्य अपना खुद कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42। नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर विषय है, स्टार का मतलब क्या है? विषय, और एक स्टार का मतलब 10 पुस्तकों से संबंधित है। ठीक, एक स्टार का मतलब 10 पुस्तक है। तो हिंदी में इसको काउंट कर लेना कितना स्टार है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना इसमें है? 6 पुस्तक है। इसमें 3, और इसमें 4, इसमें 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें है 10। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम विषय की पुस्तकों के बीच का अंतर। तो सबसे अधिक है इतिहास में। किसमें है? इतिहास में। इतिहास में कितने पुस्तक हैं? 10। और एक पुस्तक का मतलब कितना है? 10 पुस्तक। एक स्टार का मतलब 10 पुस्तक। तो इसमें 10 स्टार है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इतिहास में आया 100 पुस्तक। और उसके बाद सबसे कम किसमें है? गणित में। गणित में कितने हैं? 2। तो 2 में 10 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 20 पुस्तक। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 20। दोनों का क्या बोला है? अंतर। तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 80। ऑप्शन ए। 43। 5,09,408 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, 5 लाख बोला, इसे 5 लिखोगे फिर कॉमा लगाओगे। ठीक, अब लाख के पहले 1000 का 2 स्थान होगा, तो 1000 में क्या बोला है? 9000 बोला है, तो 0 पहले फिर 9 इस पार हो गया। फिर कॉमा लगाओगे तो 1000 के पहले क्या होता है? सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई। ठीक, तो फिर क्या बोला है? 400 बोला है, तो सैकड़े के जगह में आ जाएगा 4। उसके बाद क्या बोला है? 8 बोला है, तो दहाई में आ जाएगा 0, यहाँ पर 8। ठीक, तो ये बन गया 5,09,408। कौन सा ऑप्शन में है? ए में। ठीक, ओके, तो इन संख्या का निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, 90, 72 और 162। तो ऐसे नंबर ढूंढो जो तीनों को डिवाइड करें। 2 है, कौन सा नंबर है? 2। यदि तीनों को डिवाइड नहीं करेगा तो कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करने वाला। ठीक, हमें मिल रहा है तीनों को डिवाइड करने वाला। तो 2 से ये 45 टाइम में, और ये 36 टाइम में, और ये नंबर 81 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब इनमें से तीनों को डिवाइड करने वाला या फिर इनमें से कोई 2 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर है? हाँ, 3 ले सकते हो या फिर अभी भी 2 ले सकते हो। 2 लेने पर एक ही बस ये बस हो रहा है, तो हम क्या ले लेते हैं? चलो 3 ले लेते हैं। ठीक, तो 3 के टेबल में 45 कितने टाइम में आएगा? 15 टाइम में। ठीक, और 36 18 टाइम में,
अच्छा, तीनों डिवाइड है। और ये कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा? ठीक है, ये यहाँ मिस्टेक हो गया है। ये 3 के टेबल में 3 1 टाइम में और 6 2 टाइम में। और 81 कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और 8 में 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा। 21 कितने टाइम में आ जाएगा? 7। और अभी भी ये तीनों किससे डिवाइड है? अब 3 से। ठीक है, 15 आ जाएगा 5 टाइम में, ये 4 टाइम में, ये 9 टाइम में। ठीक, अब कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे? नो। कोई ऐसा नंबर इनमें से 2 को भी डिवाइड करे? नो। तो आगे अब इसका सीधा हम निकालेंगे गुणनफल। पहले इस तरफ की संख्या को ले लेते हैं। चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 18 के साथ ये 5 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, फिर 9 का मल्टीप्लाई। तो ये 18 पंचे 90 हो जाएगा, और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। तो 0 को पीछे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बचा है? 9 बचा है ना? तो ये तो 0 टाइम में 0 ही आएगा। 9 6 जा कितना हो जाएगा? 54, कैरी 5, और 9 3 जा 27, और 5 कितना हो जाएगा? 32, 3240 ऑप्शन में देखो, 3240 बी में है। क्वेश्चन नंबर 45, 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत है। ठीक है, तो आपको 5 क्रमागत अभाज्य संख्या लिखना है 3 से स्टार्टिंग करके। तो 3 पहला भाज्य संख्या हो गया, दूसरा भाज्य संख्या 5, और तीसरा में 7, चौथा में 11, और पांचवा में 13। ये 5 अभाज्य संख्या हो गया क्रमागत। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो औसत में हम 3 चीज़ पता करते हैं। भिन्न के ऊपर में योगफल, नीचे में कुल संख्या। तो कुल संख्या से योगफल में डिवाइड करने पर क्या मिलता है? औसत। ठीक, तो यहाँ पर देखो कुल कितना संख्या है? 1 2 3 4 5। नीचे में क्या लिखेंगे? 5। अब ऊपर में क्या होता है? योगफल। तो सभी संख्या को आपस में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, सभी संख्या को आपस में हम क्या करेंगे? ऐड। ठीक, तो इन सब को ऐड करने पर हमें आंसर मिलेगा 39, और इसे क्या करेंगे? 5 से डिवाइड। तो 5 से इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.8, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक, 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या है। यहाँ पर आपको पता करना है 17 के गुणज मतलब 7 के पहाड़ा में बनने वाले नंबर, जो 300 और 500 के बीच में होता है। ठीक है, जो 300 और 500 के बीच में होता है। तो वह पता करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले ये पता करो कि 1 से 300 के बीच में से कितने नंबर है जो 17 से क्या है? डिवाइड है। ठीक है, तो क्या करोगे? यहाँ पर 300 लिखो और 17 से डिवाइड करो। तो 17 1 जा 17, माइनस करो, कितना बचा? 10 में 7 माइनस 3, और 2 में 1 माइनस 1, 13 बचा, और यहाँ से 0 नीचे। ठीक है, अब कितने बार पढ़ सकते हैं 17 का टेबल? तो यहाँ पर 17 का टेबल 7 टाइम कितना आ जाएगा? 119, 7 टाइम। माइनस करो, 10 में 9 माइनस 1, ठीक है, और 2 में 1 माइनस 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है,
हमें ये कोसेंट से मतलब है, भागफल से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 17 से भाग होने वाले 1 से 300 तक की संख्या में टोटल आपको कितने संख्या मिलेंगे? 17 मिलेंगे, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, अब हम 1 से लेकर 500 तक की संख्या में ऐसे कितने संख्या है जो 17 से डिवाइड होते हैं ये पता करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लास्ट नंबर 500 में अब 17 से अगेन हम डिवाइड करेंगे। तो 17 दूनी 34, 2 टाइम माइनस करो, 10 में 4 माइनस तो कितना हो जाएगा? 6, और 4 में 3 माइनस तो 1, यहाँ पर 0 पीछे, ठीक है। अब 17 का डबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं? 9 टाइम। तो 17 निया 100, हाँ ठीक है, 153 माइनस करो, 10 माइनस 3 7, इसमें 1 तो 0 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पर 9 टाइम पढ़े हैं, 9 लिखेंगे, ओके। अब 300 और 500 के बीच में कितने संख्या है जो 17 से डिवाइड है वह पता करने के लिए क्या करेंगे, ये 29 में ये 17 को हम माइनस कर देंगे। तो 2 और 1 कितने बने कुल? 12। तो 12 संख्या 17 से डिवाइड है जो इन दोनों के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपया है तो दोनों का विक्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये प्रतिशत लाभ है, ठीक, और ये भी क्या है? प्रतिशत लाभ है। तो पहले यहाँ पर हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसको खरीदा कितना में गया है, ठीक है। यहाँ पर बेचने पर क्या मिल रहा है? अंतर कितना मिल रहा है? 20 रुपये का, ठीक। तो यहाँ पर कितना में बेचा जा रहा है वो भी पता नहीं है, और कितना में खरीदा गया है वो भी पता नहीं है, ठीक। तो क्या करोगे ऐसी स्थिति में? क्रय मूल्य को मानोगे x। पहले के सिचुएशन में क्या होता था, कितना रुपये में बेचा गया वो दिया रहता था और कम से कम उसका लाभ या प्रतिशत हानि दिया रहता था। तो प्रतिशत लाभ बस यहाँ दे दिया है, अब विक्रय मूल्य का वैल्यू नहीं दिया है, अंतर में दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होता है? हाँ, 100 + R/100, ठीक। अब यहाँ पर एक बार और 15% लाभ पर बेचे जा रहे हैं, तो इसी फार्मूला को फिर से लिखना है, क्रय मूल्य इंटू 100 + R/100। शुरू में 10% लाभ, तो यहाँ पर लिखो 10, यहाँ 15, तो यहाँ पर 15, ठीक। अब क्या बोला है, इनका अंतर करने पर 20 आता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और बराबर करके यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य पता नहीं, उसको एक से मान लो या फिर क्रय मूल्य का क्रय मूल्य लिखो, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 110/100 माइनस क्रय मूल्य को एक से मान लेते हैं तो यहाँ पर x आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 115 बाई क्या हो जाएगा? 100। तो अंतर करने पर कितना आता है? 20 बोला, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 110x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हर वाली संख्या एक जैसा है, तो सिर्फ इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। और जब हम माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को करते हैं ना, इसलिए बड़ी संख्या को हमें पहले लिखना पड़ेगा, 115x/100 माइनस 110x
बाई 100 इक्वल 20। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हर वाली संख्या एक जैसी है तो ऊपर वाली संख्या को सिर्फ हम माइनस करेंगे। 115 x में 110 घटा दो, 5x बचा। कितना बचा? 5x बराबर 20। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2000। अब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो 5 के टेबल में 20 आएगा 4 टाइम में, और यहाँ पर 20 पीछे। तो x की वैल्यू कितना आया? 400। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गया 400। x मतलब क्या? क्रय मूल्य। अब वापस फार्मूला में आओ। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का वैल्यू पता नहीं था, अब पता चल गया क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है? 400। ठीक है, तो यहाँ पर 400 रुपये का 10% लाभ कितना होता है और उसके बाद उसे कितना में बेचा जाएगा या पता करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करने पर 110 हो जाएगा, नीचे में 100। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम में। ठीक है, और 4 का टेबल 11 का टेबल 4 टाइम 44, और यहाँ पर 0। ठीक है, तो पहला वैल्यू हुआ 440 रुपया। ठीक है, कितना हुआ? 440। ठीक, तो 10% उसने खरीदा था 400 में, और 10% लाभ पर बेचेगा, मतलब कितना में बेचेगा उसी वस्तु को? 440 में। अब इस तरफ आ जाओ, ये वाला फार्मूला में। तो क्रय मूल्य हमें मिला है 400 रुपया, इसका 15% लाभ प्राप्त करेंगे। ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, 115 हो जाएगा, और नीचे में 100। तो 100 से ये कैंसिल हो गया 4 बार में। तो 115 में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, ये 20 2 टाइम में 4 और 2 6, और यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 460 रुपया। तो 15% लाभ पर बेचेगा तो कितना पर बेचेगा? 460 रुपया में। ठीक, तो ये है दो विक्रय मूल्य का वैल्यू। कौन सा ऑप्शन में है? 440 और 460 सी में। क्वेश्चन नंबर 48। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों के जोड़ में से घटाया जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या करना है? पहले 11 के वर्ग बोला है, तो 11 स्क्वायर कितना होता है? 121। गुड। उसके बाद 12 स्क्वायर बोला है, तो 12 स्क्वायर 144। तो दो संख्या मिल गया। अब इसके बाद क्या बोला है? वर्गों के जोड़ बोला है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 और 4 5, 2 और 4 6, 1 1 2, ये हो गया। तो वर्गों का जोड़ हमें मिल गया। अब क्या बोला है? इसी वर्गों के जोड़ में अब हमें छोटी से छोटी संख्या को घटाना है। तो यहाँ पर 3 ही संख्या है, 4 है, 9 है, 15 है। तो एक बार इसमें 4 को माइनस करके देखो। 4 माइनस करने पर यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। तो 261 किसी संख्या का वर्ग है, कोई संख्या का। अब हम क्या करेंगे? बी ऑप्शन को इसमें माइनस करते हैं, 9 को। ठीक है, तो 15 में 9 माइनस कीजिए 6, और इसमें 1 माइनस कीजिए तो 5, और यहाँ पर 2 का 2, तो 256। अब बताओ ये किसी संख्या का वर्ग है? किसका वर्ग है? 16 का। ठीक, तो आंसर हमें मिल गया। ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49। ए तथा बी की आय में 3:2 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, ए तथा बी की आय में 3:2 का अनुपात है तथा इनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपया बचाता हो तो ए की आय
है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वैसे ये आप लोग के लेवल का नहीं है, ऐसे क्वेश्चन क्लास 10 के मैथ्स में मिलते हैं। तो ये समीकरण वाला है, इसमें दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक। अब ये 3:2 क्या है, ये दोनों व्यक्ति का आय है, ये क्या है, दोनों व्यक्ति का आय। तो ए का आय 3 अनुपात में है तो हमने माना वह 3x है, और बी का अनुपात 2 में है तो बी की आय को हमने माना 2x है, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला है, तो यहाँ पर ये इसका क्या है, आय है, आय, ठीक। और ये खर्चा का अनुपात है, तो ये आय है तो ये जाय है ठीक है, ये जा रहा है। तो जाय अनुपात अर्थात खर्चा अनुपात कितना है, 5:3 है। तो उसके खर्चे के अनुपात को हम क्या मानेंगे, अब देखो यहाँ पर एक से मान लिया तो इसको हम दूसरा कोई अचर राशि देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक से मान लिए हैं तो अगले बार हम y मान लेते हैं, इसको हमने 5y माना और इसे हमने 3y माना। तो ये 5y और 3y ये क्या है, इसका खर्च है, ये क्या है, खर्च। अब फिर आगे क्या बोला है, यदि प्रत्येक 1000 रुपया बचाता हो तो ए की आय है। देखो ये दोनों लोग कितना बचाते हैं, 1000 रुपया बचाते हैं, ठीक है, 1000 रुपया क्या करते हैं, बच जाते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आय को लिखना पड़ेगा, उसमें किसको माइनस करना पड़ेगा, खर्चा को, तब आपको क्या मिलेगा, बचा हुआ रुपया मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए का आय लेते हैं, ठीक है, किसका आय लेते हैं, ए का आय। तो ए का आय है 3x। अब ये अपने आय में से खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, देखो ए 5y, तो खर्च कर रहे इसलिए क्या करोगे, -5y। तो जो भी इसका आय था उसमें से इतना उसने खर्च किया, तो कितना बचाता है, बोला है 1000, तो यहाँ पर बराबर लिखोगे 1000, ठीक। अब इसी प्रकार से तो ऐसे जो बनता है इसको बोलते हैं समीकरण, इसको हम समीकरण ए बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम बी के लिए बनाएंगे, ये ए के लिए हो गया, अब बी के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो बी का आय कितना है, 2x, और उसका खर्च कितना है, 3y, और ये भी कितना रुपया बचाता है, 1000, तो यहाँ लिखोगे 1000, ये समीकरण 2 है। इसके बाद हमें अब ये पता करना होता है, या तो आपको x की यहाँ से पूरा x को कैंसिल करके y का वैल्यू आपको प्राप्त करना है, या y को पूरा कैंसिल करके x की वैल्यू प्राप्त करना है, ठीक है। तो मान लो जैसे आपको y का वैल्यू प्राप्त करना है, तो y का वैल्यू आपको प्राप्त करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर जो x का गुणांक है उससे ऊपर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ y की वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पर x के गुणांक 2 से हम इसमें पूरे समीकरण 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई करो 3x, माइनस 2 से 5 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 10y, ठीक। फिर इक्वल, अब ये 2 का ही 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना है, अब इस तरफ का जो 3x है इसमें से ये 3 का मल्टीप्लाई अब इस पूरे नंबर से करना है, ठीक है। ये 3 का मल्टीप्लाई इस समीकरण 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6x, माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लाई तो 9y, और इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 3000, ठीक। तो y का वैल्यू पता करना था, ठीक है। अब क्या करते हैं,
y का वैल्यू पता करना है तो ये जो 6x है ये प्लस का है, ठीक है। तो एक को हमें पूरा कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का है तो इसको माइनस का मानना पड़ेगा, ठीक है, इसको माइनस बनाना पड़ेगा। तो प्लस का 6x और माइनस का 6x घट कर क्या हो जाएंगे 0, ठीक। अब -10y में, हाँ ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस प्लस को क्या बनाया माइनस, यहाँ पर 6x का मतलब क्या है प्लस 6x है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको क्या माना, प्लस को हमने माइनस। तो वैसे यहाँ पर ये माइनस है तो अब इसको हम क्या मानेंगे प्लस, ठीक है, माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो माइनस के 10y में प्लस का 9y को घटाओगे तो y बचेगा और इसका चिन्ह माइनस बचेगा। अब वैसे ही यहाँ पर 3000 किसका है प्लस का है, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा माइनस का, मतलब नीचे वाले समीकरण का चिन्हों का हमने क्या किया है चेंज किया है, चिन्ह को चेंज किया है। तो 3000 में 2000 माइनस करोगे तो 1000 नहीं, हाँ कितना बच रहा है, तो ये 1000 बचा, लेकिन 3000 कौन सा चिन्ह का है माइनस के, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक। अब क्या करना है, देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू होगा 1000, ठीक है, y का वैल्यू मिल गया। अब वापस आप समीकरण 1 में आ जाओ या समीकरण 2 में, जहाँ पर y लिखाया है उसके जगह ये 1000 को लिखकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब जैसे मैं समीकरण 1 को ले लेता हूँ, समीकरण 1 क्या था हमारा 3x माइनस 5y, तो y का वैल्यू कितना आया है 1000 आया, 1000 था ना, हाँ 1000। तो 1000 का 5 से मल्टीप्लाई करो कितना बना 5000, सिर्फ यहीं पर करना है ना क्योंकि y ये 5 में था, इसको अभी छोड़ो कंफ्यूज रहोगे इतना में भी, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, ओके। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 3x की वैल्यू हम निकालेंगे है ना, तो ये इस पार आ जाएगा और ये माइनस 5000 को उस पार भेजेंगे तो 1000 तो उसी पार रहेगा बराबर के बाद में, और ये उस पार जाएगा तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस 5000, ठीक। अब x की वैल्यू तो हम ज्ञात करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 6000, और यहाँ पर 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 6 हो जाएगा 2 टाइम में और 3 0 पीछे, तो x का भी वैल्यू मिल गया 2000, x की वैल्यू 2000 और y की वैल्यू 1000। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिए, x को हमने क्या माना था आय का अनुपात माना था, x को हमने क्या माना था आय, और y को हमने क्या माना था खर्च, y को क्या माना था खर्च। अब क्वेश्चन में आओ वापस, तो a की आय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है a की आय, तो a की आय को हमने क्या माना था 3x माना था, तो x की वैल्यू कितना है 2000, तो 2000 से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6000, ठीक है। तो आंसर आया 6000 ऑप्शन सी। ये वीडियो आप लोग 2-3 बार देख लेना भाई, है ना, काफ़ी बड़ा है, और नहीं समझ में आएगा तो इसको आप स्किप करो, दूसरा चीज़ में ध्यान दो, ठीक है, इस लेवल का मैथ्स शायद ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति के बराबर गति है। अब देखो गति किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये किस में दे रखा है मीटर प्रति सेकेंड में, तो सीधा मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, हाँ
छोटी चाल को बड़ी चाल में बदल रहे हैं, तो बड़ा नंबर 18 ऊपर और छोटा नंबर 5 नीचे। यहाँ क्या लगा है? दशमलव। ये दशमलव हटा दो, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो नीचे लगा दो। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर 25। ठीक, 25 50 को डिवाइड करेगा 2 टाइम में और 200 को 8 टाइम में, 25 को 1 टाइम में, 9 टाइम में। इसको कितने टाइम में? 9 टाइम में। तो यहाँ पर कौन सा नंबर बच गया? 18। ठीक है, 18 9 जा कितना हो जाएगा? 162। अब 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो 2 के टेबल में 16 आ जाएगा 8 टाइम में और 2 1 टाइम में, तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा। 81 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुनी होने में समय लगेगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक चीज़ दे रखा है, समय। ठीक, तो 8 क्या है? समय। ओके, और इसके बाद देखो, अब वो कौन सा धन है पता नहीं, तो ये ऐसे स्थिति में मूलधन को मानोगे 100। 100 क्या है? मूलधन। अब 2 गुना हो जाती है, तो 100 का 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 200। तो 200 क्या कहलाएगा? मिश्र धन। मूलधन का 2 गुना क्या कहलाएगा? मिश्र धन। अब मिश्र धन और मूलधन पता है तो क्या क्या पता कर सकते हैं? ब्याज। तो ब्याज कितना आया? 100 रुपया। ठीक, अब ये 4 चीज़ें पता है तो हम दर आसानी से निकाल सकते हैं। दर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या पता करना पड़ेगा? दर। दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज कितना है? 100 गुणा 100, नीचे में क्या आ जाएगा? मूलधन। और समय कितना है? 8। ठीक, 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ पर इसका लोएस्ट फॉर्म निकाल दो तो भी ठीक है, या ऐसे लिखो तो भी ठीक है। दोनों किससे डिवाइड है? 4 से। बड़ा सा बड़ा नंबर 4 से। 8 2 टाइम में और ये 25 टाइम में। ठीक है, तो ये क्या है? दर। ये क्या है? दर। अभी अब सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब ये दूसरा सेंटेंस में आओ। साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुनी होने में समय कितना लगेगा? ठीक है, तो मूलधन को हमने माना है 100 रुपया, तो 100 का अब यदि कितना गुना हो जाता है? 3 गुना, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 300। तब ब्याज कितना हो जाएगा? 200। ठीक, ब्याज कितना हो गया? 200। इसके पहले हमें दर पता नहीं था, तो दर अभी हमने पता किया। दर बराबर कितना आया है? 25/2। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर? समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय। ये पहला समय दिया था, उसके माध्यम से तो आप दर निकाले थे। अब ये दर निकल गया, इसके माध्यम से आपको ये 3 गुना होने में कितना समय लगा वो पता करना है। यहाँ ब्याज में 1 जीरो कम है। ठीक है, 1 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब क्या पता करना है आपको? नया समय को पता करना है, तो समय का फार्मूला लगेगा। समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। तो अभी साधारण ब्याज कितना निकला? 200 गुणा 100 बटे मूलधन 100, और दर कितना है? 25/2। ठीक, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल। अब ये क्या है? 200। तो 200 को क्या लिख सकते हैं? सिर्फ ऊपर में 200 बचा है, भिन्न के रूप में लिखेंगे 200 को, तो 200/1 लिख सकते हैं। और ये मेन भिन्न को डिवाइड के रूप में, और ये 25/2 यहाँ लिख लो, 25/2। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे। ठीक, तो 25 इसको डिवाइड कर रहा है 8 टाइम में। 8 टाइम में। ठीक है, कितने टाइम में? 8 टाइम में।
ये 1 को छोड़ो, बस इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 16, 16 वर्ष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, ये दशमलव में है और ऑप्शन प्रतिशत में है, तो दशमलव संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दशमलव संख्या को पहले पूर्ण संख्या में बदलो। अब 5701 का पहाड़ा एक बार पढ़ो तो 5701 बनेगा और ये 2 जीरो पीछे लगा दो। अब यहाँ देखो दशमलव 4 अंकों के पहले है, तो 4 अंकों के पहले लगाएंगे, ये 3 और ये 4, यहाँ पर क्या लग रहा है दशमलव 57.01 और अंक के बाद ये 2 जीरो है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो 57.01% ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा। देखो 7वां भाग को लगभग बोला है ना, मतलब आप सॉल्व करोगे तो फिक्स यही चीज़ नहीं आएगा, लगभग में आपको आंसर ढूंढना है। देखो किसी संख्या का 3/4 27 है तो वह संख्या क्या है यह पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। वह संख्या कौन सी है वह आपको पहले पता करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं वह संख्या x है, तो x का 3/4 तो का मतलब मल्टीप्लाई 3/4 का मतलब 3/4, तो वह संख्या हो जाएगा 3x/4। तो उस संख्या का जो 3/4 है वो वैल्यू में कितना है 27 है, तो बराबर क्या लिखोगे 27। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 × 27 और x की तो वैल्यू निकालेंगे तो 3 से यहाँ पर क्या कर देंगे डिवाइड, 3 से 27 9 टाइम में और 9 4 जा 36, तो वह संख्या है 36, ठीक। अब क्या बोला है 36 का 7वां भाग क्या होगा, तो इसको 7 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो इसका 7वां भाग, तो 7 पंचे 35, माइनस करने पर कितना 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या कितना मिल रहा है 5, इसी से पता कर लो कौन से ऑप्शन के में मिल रहा है 5A में, ठीक। अब इधर और जीरो लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो इधर पॉइंट में आ जाएगा, तो लगभग में मतलब इसके करीब में सबसे कौन है ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 54, विभाजन के एक प्रश्न में, विभाजन मतलब डिवाइड, तो डिवाइड के लिए लॉन्ग डिवीजन का चिन्ह हम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं ना। अब क्या बोला है भाजक, तो भाजक किधर होता है इधर भाजक, और इस तरफ हम कौन सी संख्या लिखते हैं भागफल, ठीक। और नीचे में क्या लिखते हैं शेषफल, नीचे में क्या लिखते हैं शेषफल, और ये वाला संख्या भाज्य, ठीक। तो इसको पढ़ते हैं डिवाइजर, कोसेन, डिविडेंड, रिमाइंडर। अब देखो ये क्वेश्चन को बढ़िया आसानी से समझ सकते हो, बस ध्यान दो कि क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है ये जो भाजक संख्या है भागफल का 3 गुना है। मान लो भागफल है 2, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 2 का 3 गुना 6 होगा, तो 6 इसका वैल्यू हो जाएगा। आगे समझ में, ये भाजक जो है भागफल का 3 गुना है, तो भागफल जो भी रहेगा उसमें 3 गुना करके इसको लाओगे। और दूसरा चीज़ क्या बोला है, जो शेष फल है और यहाँ पर जो भी शेष फल बचेगा है ना, उसका यही भाजक संख्या कितना है 6 गुना। तो शेष फल में 6 का गुना कर दोगे तो भाजक कहलाएगा। मतलब भाजक 2 तरीके से पता कर सकते हो, भागफल दिया है तो उसमें 3 का गुना करके भाजक पता कर सकते हो,
या फिर शेष फल दिया है तो उसमें 6 का गुना करके भी भाजक पता कर सकते हो। तो क्वेश्चन में देखो कि क्या दिया है। क्वेश्चन में दे रखा है शेष फल, तो शेष फल कितना है 2। तो शेष फल का कितना गुना है भाजक 6 गुना, तो 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, कितना बना 12, ये 12 पता चल गया। अब क्या बोला था, ये जो भागफल है ना, ये भागफल जो भी है, ये भागफल का ये कितना है 3 गुना है। तो मतलब यहाँ पर जो भी भागफल है उसका पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर क्या है 12। तो कौन सा नंबर का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 12 आता है 4 का, पता चल गया 4। अब आपको भाज्य पता करना है, तो ये भाज्य का वैल्यू निकालना हमें आता है। भाज्य के बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 12 चौक 48 प्लस 2 50, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, 0.022 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए। देखो 66 क्या है, गुणनफल है। तो यदि ये गुणनफल है तो जो एक संख्या दे रखा है उससे हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो इसकी दूसरी संख्या पता करने के लिए 66 में क्या करेंगे, इस नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस नंबर को लिखेंगे 0.022। तो यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक, 3 0 यहाँ लगा दो। तो यहाँ से यहाँ तक हट जाएगा। अब बहुत सरल हो गया, 22 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो और ये 3 0 पीछे लिखो, कितना आया 3000, ऑप्शन ए बन गया। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन इसमें मल्टीप्लाई करो, तो जिसमें 66 बनेगा वो ऑप्शन सही है। 56, यदि 547.625 अपॉन 0.0082 का वैल्यू x है, तो इसका x का वैल्यू कितना आया है, दशमलव हटाकर इसको बनाएंगे 547,625। ठीक, नीचे में दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 0 ऊपर में 1 2 3 4। ओके, अब नीचे का नंबर हम लिखेंगे 82 बस लिखो। ठीक, और ऊपर में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 0 इसके पीछे लगा दो। तो 3 0 कैंसिल हो जाएगा नीचे के 3 0 से। तो इसका वैल्यू क्या है बोला, x। अब दूसरा चीज, यहाँ पर जो नंबर दे रखा है उसे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर दे रखा है वह है 547,625 बाई 82। ठीक, तो ये वाली संख्या और ये संख्या में बस एक ही अंतर है कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर नहीं। तो इसी को और कैसे लिख सकते हैं वो अब यहाँ पर ध्यान दो। देखो ये 0 है ना, तो 0 कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 10 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ लिखकर आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। देखो ये भिन्न संख्या है और ये होल नंबर है, मतलब यहाँ पर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, दो संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो दो संख्याओं का ये मल्टीप्लाई है और उसका वैल्यू क्या है, x है। तो x क्या कहलाएगा, गुणनफल। क्या कहलाएगा, गुणनफल। इधर ध्यान दो, जैसे 3 और 7, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 21। ये आ रहा है समझ में। तो इसमें जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पर x आ गया, तो x भी इसकी तरह क्या कहलाएगा, गुणनफल। क्या कहलाएगा, गुणनफल। ठीक, अब गुणनफल में देखो ये वाला नंबर आपको क्या है पता चल गया, मतलब कि ये x में यदि हम 10 से भाग कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा कि नहीं,
गुणनफल में जैसे ये देखो, मैं यदि यहाँ पर 7 से इसमें डिवाइड करूँगा तो 3 मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। वैसे ही यदि ये 10 से मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा कि नहीं? बस उसी आधार पर है। इस बार अलग बताया, उस बार अलग बताया था। जितना बार सॉल्व करते हैं अलग अलग दिमाग चलता है। तो इस बार वही समझो, ठीक है। मतलब कि 10 में हम इससे डिवाइड कर देंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा? ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। जैसे 7 से मैं इसमें डिवाइड करूँगा 3 मिल जाएगा, 3 से इसमें डिवाइड करूँगा तो 7। तो वैसे ही 10 से मैं इसमें डिवाइड करूँगा तब मुझे ये नंबर मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? x/10। ऑप्शन सी में है ना? हाँ, डी है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। उसी काम को ए और बी मिलकर निम्न समय में पूरा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, कार्य की मात्रा को हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये ए और बी द्वारा जो पूरा काम करना है उसे हम मानेंगे 1, ठीक है। अब ये एक काम को ए ने 15 दिनों में पूरा किया, तो 15 दिनों में पूरा किया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। जो भी काम था उसका कितना काम हुआ है? 7/10 काम बस पूरा हुआ है। तो अभी भी और काम करने के लिए बचा है। तो अब ये क्या करेगा? जो काम और बचा है उसे पूरा करने के लिए बी की सहायता लेगा और 4 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। तो अभी और काम बचा है, तो पूरा काम में जितना काम किया है उसको हम माइनस कर देंगे। कितना काम किया है? 7/10, ठीक। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो 10 में 7 माइनस करो 3/10। तो 3/10 क्या है बताओ? पूरा काम में से उसने जितना काम किया था उसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये कौन सा काम कहलाएगा? बचा हुआ काम है ना, मतलब ये शेष काम है, शेष काम। तो यही जो शेष काम बचा है, इतना काम को करने के लिए वो अब किसका सहायता लेगा? बी का। अब बी इसके पास आ गया, तो 20 के पास आया, तो ये शेष काम जो 3/10 है उसे इसने कितना दिनों में पूरा कर दिया? 4 दिनों में। कितने दिनों में? 4 दिनों में, ठीक है। तो ये कितना दिनों में कर रहा है? 4 दिनों में। तो 4 दिन जब आएगा तो ठीक है, तो ये 3/4 भाग काम बचा है। किसने बचाया है? ए ने बचाया है इतना काम को। अब इसके साथ कौन आएगा? बी आएगा। तो जब बी इसके साथ आएगा तो इसी काम को वह कितने दिनों में दोनों मिलकर कर लेंगे? 4 दिनों में। कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो यहाँ पर ए और ये बी के द्वारा कुल कितना काम हुआ यह पता करना है, ठीक है। तो टोटल कार्य की मात्रा पता करेंगे। टोटल कार्य की मात्रा, तो कार्य की टोटल मात्रा पता करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर ओके, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो रहा है। कितना काम बचा था? 3/10 है ना। तो 3/10 काम को ये दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं? 4 दिनों में। बराबर 4 लिखेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 हो गया और नीचे में 3। तो 3 से इसमें अब क्या करेंगे? भाग करेंगे। 3 एकम 3 माइनस करो 1, यहाँ पर 0 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक। 3 तिया 9 माइनस करो 1। तो इसे मिश्र भिन्न में लिखो। तो सबसे पहले होल नंबर लिखो 13, रिमाइंडर कितना है? 1, डिवाइजर कितना है? 3। 13 होल 1/3 सी। क्वेश्चन नंबर 58, यदि किसी वर्ग ए बी सी डी के विकर्ण ए सी की लंबाई
5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, एक वर्गाकार ऐसे आकृति है। ठीक है, तो इसके 4 साइड को दे दी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इसके कोने में रख देते हैं इसको, 4 साइड, ए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी। ठीक है, तो इसमें विकर्ण की लंबाई ये ए और ये सी की लंबाई। ठीक है, इसको कोने कोने में लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। सी है, बी है और ये डी है। ठीक है, तो ये ए सी क्या है, इसके विकर्ण है। तो विकर्ण की लंबाई दे रखा है कितना, 5.2। तो इसके साथ से बताना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल। यदि ये विकर्ण नहीं होता, भुजा होता, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर निकाल सकते थे, लेकिन विकर्ण दे रखा है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। याद रखो, नया चीज़ है ना, यदि वर्ग का विकर्ण दे रखा है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसका फार्मूला होता है, क्या करना है, विकर्ण की ये जो लंबाई है उसका आपको निकालना है वर्ग, मतलब 5.2 का क्या निकालोगे, वर्ग निकालोगे। क्या निकालोगे, वर्ग, और उसे 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड। ठीक, तो यहाँ पर 5.2 को 5.2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 27.04, और इसे 2 से जब आप वापस डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन बी ये वाला। ठीक है, इसे बस समझा देता हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा। देखो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करोगे, यहाँ से ये सॉल्व होगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई को पहले आपको क्या करना है, सॉल्व। 7 का मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, और फिर जो जो नंबर आया है अब उसको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद आपका फाइनली इसमें आंसर बनेगा 440। ये आप लोग घर में ट्राई कर लेना। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, इसका मान किस में निकालना है, सैकड़े में। 9875 इसका मान निकालना है सैकड़े में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में क्या मिला, 8। तो 8 के पहले वाले नंबर को देखो 5 से बड़ा है कि नहीं। यदि ये 5 से बड़ा है तो इसी सैकड़े में 1 जुड़ जाएगा तो 8 बन जाएगा 9, और इसके सामने वाला नंबर 9 का 9 लिखाएगा और इसके पीछे वाला नंबर 0 में, तो 9900। ऑप्शन डी।